साल था 1786 एडी जब रिपब्लिक ऑफ जेनोआ ने कॉर्सिका आइसलैंड फ्रांस को दे दिया। लेकिन ये सब कुछ कॉर्सिका आइसलैंड में रहने वाले लोगों की मर्जी के खिलाफ हो रहा था। कॉर्सिका में फ्रांस से आजादी हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस आजादी की स्ट्रगल करने वालों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट का बाप कार्लो मारिया बोनापार्ट भी थे। मगर कार्लो मारिया बोनापार्ट को क्या पता था कि जिस फ्रांस के खिलाफ वो आजादी की स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे चलकर उनका बेटा उसी फ्रांस का बादशाह बनेगा। लेकिन कॉर्सिका में पैदा होने वाला नेपोलियन बादशाह कैसे बना, नेपोलियन ने कैसे यूरोप फतह किया और नेपोलियन का अंजाम क्या हुआ, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। 1769 एडी में कॉर्सिकन्स की फ्रांस के खिलाफ आजादी की स्ट्रगल जंग में तब्दील हो गई, मगर कॉर्सिकन्स जंग में कामयाब ना हो सके और कॉर्सिकन्स की इस आजादी की स्ट्रगल का सबसे बड़ा लीडर पैस्कॉल पॉली ब्रिटेन भाग गया और आजादी की ये कोशिश खत्म हो। नेपोलियन बोनापार्ट का बाप कार्लो बोनापार्ट ने भी फ्रांस की हुकूमत को मान लिया और 1777 में फ्रांस के बादशाह के महल में कॉर्सिका आइसलैंड का रिप्रेजेंटेटिव बनने में कामयाब हुए। नेपोलियन को अपने बाप की वजह से बहुत फायदा हासिल हुआ और वो 9 साल की उम्र में फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट बनने में कामयाब हो गया। 1784 एडी में नेपोलियन फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट बना, जहां वो आर्टिलरी ऑफिसर की ट्रेनिंग हासिल करने लगा। इसी दौरान नेपोलियन का बाप भी खत्म हो गया। 1789 एडी में ग्रेजुएशन करने के बाद नेपोलियन फ्रेंच आर्मी में शामिल हो गया। 1789 में फ्रांस की आवाम ने बादशाह के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। ये रेवोल्यूशन कामयाब रहा और कॉर्सिका की आजादी की स्ट्रगल के लीडर पॉली को भी वापस फ्रांस आने की इजाजत दी गई। नेपोलियन भी कॉर्सिका को आजाद देखना चाहता था, इसलिए उसने वापस कॉर्सिका जाने का फैसला किया ताकि पॉली से मिल सके। मगर पॉली नेपोलियन को देखकर कुछ ज्यादा खुश ना हुआ और उसके बाप को गद्दार कहने लगा। पॉली से मिलने के बाद नेपोलियन ने कॉर्सिका की आजादी का ख्वाब देखना खत्म कर दिया और फ्रांस की नई गवर्नमेंट का वफादार बन गया। नेपोलियन को इस वफादारी का अच्छा फायदा हुआ और नेपोलियन कैप्टन बनने में कामयाब रहा। 1793 में फ्रेंच आर्मी ने टोलोन शहर का मुहासरा शुरू कर दिया। इस मुहासरे में नेपोलियन को भी एक दस्ते का सिपह सालार बनाया गया। नेपोलियन की कमान में फ्रेंच दस्ते ने टोलोन पर हमला कर दिया। नेपोलियन के इस हमले की वजह से फ्रेंच आर्मी शहर फतह करने में कामयाब हो गई। नेपोलियन की इस बहादुरी की वजह से नेपोलियन इटली में मौजूद फ्रेंच आर्मी की आर्टिलरी का सिपह सालार बना दिया गया। 1794 में फ्रेंच आर्मी ने सर्दिनिया पर हमला कर दिया। इस हमले में नेपोलियन भी शामिल हुआ। 1796 एडी में नेपोलियन को इटली में फ्रेंच आर्मी का सिपह सालार बना दिया गया। नेपोलियन ने सबसे पहले सार्डिनियन आर्मी को शिकस्त दी, जिसके बाद नेपोलियन की कमान में फ्रेंच आर्मी का सामना ऑस्ट्रियन से हुआ। नेपोलियन ने ऑस्ट्रियन आर्मी को कई जंगों में शिकस्त दी और 1797 में रिवॉली की जंग में फतह के बाद ऑस्ट्रियंस की इटली में ताकत खत्म हो गई। इस फतह के बाद नेपोलियन ने साउदर्न जर्मनी पर हमला करने का फैसला किया। नेपोलियन ऑस्ट्रियन आर्मी को शिकस्त देता हुआ वियना शहर की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान टारवेस के मैदान में नेपोलियन ने एक बार फिर ऑस्ट्रियंस को शिकस्त दी और ऑस्ट्रियन सुलह करने पर मजबूर हो गए। इटली में नेपोलियन को शानदार फतह हासिल हुई। इन फतहात की वजह से नेपोलियन पूरे फ्रांस में मशहूर हो गया। 5 दिसंबर 1797 को नेपोलियन एक हीरो की तरह पेरिस में दाखिल हुआ। पेरिस आने के बाद नेपोलियन ने ब्रिटिशर्स पर हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया, मगर फ्रेंच आर्मी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स का मुकाबला कर सके। इसलिए नेपोलियन ने ब्रिटिशर्स की ट्रेड को नुकसान पहुंचाने और इंडिया में टीपू सुल्तान की ब्रिटिशर्स के खिलाफ मदद करने के लिए इजिप्ट पर हमला करने का फैसला किया। 1 जुलाई 1798 को नेपोलियन मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में दाखिल हुआ। नेपोलियन मिस्र में उस्मानी फौज को शिकस्त देता हुआ काहिरा की तरफ बढ़ा, जहां बैटल ऑफ पिरामिड्स में नेपोलियन ने ओटोमन्स को शिकस्त दी। इससे मिस्र पर फ्रांस की हुकूमत कायम हो गई। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस जंग में फ्रांस का तमाम फ्लीट तबाह हो गया और मेडिटेरियन सी में नेपोलियन की ताकत खत्म हो गई। 1799 की शुरुआत में नेपोलियन ने
शाम पर हमला कर दिया। शाम में उस्मानियों ने नेपोलियन के हमलों का पूरी ताकत से मुकाबला किया। इस दौरान ब्रिटिश फ्लीट भी उस्मानी लश्कर की मदद करता रहा। 2 महीने शाम में उस्मानियों के खिलाफ लड़ने के बाद नेपोलियन वापस मिस्र आ गया। यूरोप में भी फ्रांस को कई जंगों में शिकस्त हो रही थी और फ्रांस की हुकूमत कई मुश्किलों का शिकार थी। नेपोलियन ने यह देखते हुए वापस फ्रांस जाने का फैसला किया और 24 अगस्त 1799 को अपनी फौज को मिस्र में छोड़कर फ्रांस चला गया। नेपोलियन को मिस्र में शिकस्त हुई थी, मगर फिर भी फ्रांस में नेपोलियन का वेलकम एक हीरो की तरह किया गया, जिसकी वजह थी नेपोलियन के खरीदे गए न्यूज़पेपर्स, जो नेपोलियन को एक हीरो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान की तरह न्यूज़पेपर्स में दिखाते थे। नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचते ही फ्रांस की गवर्नमेंट पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी और 9 नवंबर 1799 को फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। नेपोलियन की यह बगावत कामयाब रही और नेपोलियन 10 साल के लिए फ्रांस का काउंसिल बन गया। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का बादशाह बनने में भी कामयाब हो गया। 1805 में ब्रिटेन, होली रोमन एम्पायर और यूरोप की दूसरी बड़ी ताकतों ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। नेपोलियन की कमान में फ्रेंच आर्मी ने होली रोमन एम्पायर को शिकस्त दी और होली रोमन एम्पायर फ्रांस का हिस्सा बन गई। 1806 में एक बार फिर नेपोलियन को यूरोप की ताकतवर एम्पायर्स का सामना करना पड़ा। फ्रेंच आर्मी नेपोलियन की कमान में प्रूशियन आर्मी को शिकस्त देती हुई ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू हो गई और जून 1804 में फ्राइडलैंड के मुकाम पर फ्रेंच आर्मी ने रशियंस को शिकस्त दी और यूरोपियन एम्पायर्स को सुलह करना पड़ी। 2 साल बाद फ्रेंच आर्मी ने एक बार फिर नेपोलियन की कमान में ऑस्ट्रियंस को शिकस्त दी और यूरोप में नेपोलियन मजीद ताकतवर हो गया। नेपोलियन ने स्पेन और पोर्चुगल पर भी हमला किया और फतह हासिल करने में कामयाब हुआ। 1811 में नेपोलियन ने रशियन एम्पायर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। जुलाई 1812 में फ्रेंच आर्मी नेपोलियन की कमान में रशियन एम्पायर में दाखिल हुई। रशियंस ने नेपोलियन की आर्मी से लड़ने की जगह मॉस्को की तरफ पीछे हटना शुरू कर दिया। इस दौरान रशियंस ने खेतों को आग लगाना शुरू कर दी ताकि नेपोलियन इन इलाकों से अपने लश्कर के लिए खाने का सामान हासिल ना कर सके। फ्रेंच आर्मी का सामना 7 सितंबर 1812 को मॉस्को के करीब रशियंस से हुआ। रशियंस के खिलाफ इस जंग में नेपोलियन को फतह हासिल हुई, मगर इस दौरान दोनों लश्करों का बहुत नुकसान हुआ। शिकस्त के बाद रशियंस शहर से निकल गए, मगर शहर को आग लगा दी। कुछ वक्त तक शहर में रहने के बाद नेपोलियन मालोयारो शहर की तरफ बढ़ा और उसे फतह करने में कामयाब हो गया, मगर इस दौरान नेपोलियन के 10,000 सिपाही मारे गए। इस फतह के बाद नेपोलियन ने स्मोलेंस्क शहर की तरफ पीछे हटने का फैसला किया, मगर इस दौरान रशियंस ने फ्रेंच आर्मी पर घात लगाकर हमला शुरू कर दिया। नेपोलियन के लश्कर को इस दौरान भूख और सख्त ठंड का सामना करना पड़ा। 9 नवंबर को फ्रेंच आर्मी स्मोलेंस्क पहुंची। 60,000 फ्रेंच सिपाही मारे गए थे। स्मोलेंस्क पहुंचने के बाद नेपोलियन ने विल्नियस के इलाके की तरफ मजीद पीछे हटने का फैसला किया। फ्रेंच लश्कर -40 डिग्री सेल्सियस की सख्त ठंड में रशियंस के हमलों का मुकाबला करते हुए विल्नियस पहुंचा, जहां पहुंचते ही नेपोलियन 5 दिसंबर 1812 को एक बार फिर अपने लश्कर को छोड़कर पेरिस चला गया। फ्रांस और नेपोलियन को इस कैंपेन में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मगर नेपोलियन के लिए इससे भी बड़ी मुश्किल जल्द ही आने वाली। अगले ही साल 1813 एडी में ब्रिटेन, रशियंस, ऑस्ट्रियंस और प्रूशियंस ने फ्रांस पर हमला कर दिया। बैटल ऑफ लीप्जिग में नेपोलियन को शिकस्त हुई और इत्तेहादी लश्कर ने पेरिस फतह कर लिया। अप्रैल 1814 में नेपोलियन को तख्त से हटा दिया गया और एल्बा नाम के आइसलैंड पर भेज दिया गया, मगर अगले ही साल फरवरी 1815 में नेपोलियन वापस फ्रांस में दाखिल हुआ और एक बार फिर फ्रांस का बादशाह बन गया। नेपोलियन के बादशाह बनते ही एक बार फिर यूरोपियन एम्पायर्स ने नेपोलियन के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर लिया। यूरोप के इस इत्तेहादी लश्कर ने वाटरलू की जंग में नेपोलियन को शिकस्त दी और पेरिस को फतह कर लिया। इस बार ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन को सेंट हेलेना आइसलैंड भेज दिया, जो फ्रांस से बहुत दूर था। नेपोलियन अपने आखिरी वक्त तक इसी आइसलैंड में रहा। 1821 एडी में 51 की उम्र में नेपोलियन की मौत हो गई। सब्सक्राइब